सो हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। आई होप आप सब अच्छे होंगे। मैं हूं स्वाति सेजवानी, स्वागत करती हूं आपका उदित फार्मेसी के ऑनलाइन लर्निंग प्लेटफॉर्म पे। आज हम लोग देखने वाले हैं स्टेराइल प्रिपरेशंस का प्रोडक्शन, यानी कि उनका मैन्युफैक्चरिंग, उनका प्रोडक्शन कैसे किया जाता है, उनको प्रोड्यूस कैसे किया जाता है, बड़ी बड़ी इंडस्ट्रीज में उनको कैसे बनाया जाता है। तो सबसे पहली बात ये जान लो कि स्टेराइल प्रिपरेशंस जो होती हैं, मैं स्टार्टिंग से आपको बता रही हूँ कि पूरी तरह से स्टेराइल होती हैं। इट मीन्स उसमें किसी भी तरह की माइक्रो ऑर्गेनिज्म की ग्रोथ नहीं होती है। तो जब भी उनको मैन्युफैक्चर किया जाता है, प्रोड्यूस किया जाता है, तो इस बात का हमेशा बहुत ज़्यादा ख्याल रखा जाता है कि जो भी प्रिपरेशन फाइनल आपकी बन के तैयार हो, उसमें किसी भी तरह की माइक्रो ऑर्गेनिज्म की ग्रोथ ना हो। तो एक वर्ड यूज होता है इनकी प्रिपरेशन के लिए, वो होता है एसेप्टिक प्रोसेसिंग। यहाँ से एक क्वेश्चन ज़रूर बनता है कि जो पेरेंटल प्रिपरेशंस होती हैं, जो स्टेराइल प्रिपरेशंस होती हैं, वो कौन से मेथड से बनती हैं। तो जो भी स्टेराइल प्रिपरेशंस होती हैं, पेरेंटल प्रिपरेशंस होती हैं, वो एसेप्टिक मेथड से ही बनती हैं। एसेप्टिक वर्ड कहाँ से आया है? एसेप्टिक वर्ड आया है एसेप्सिस से, जिसका मतलब होता है विदाउट एनी इन्फेक्शन, मतलब विदाउट एनी कंटेमिनेशन, किसी भी तरह का दूषित ना होना, उसको कहा जाता है एसेप्टिक प्रोसेसिंग। जो पेरेंट्रल्स होते हैं, जो स्टेराइल प्रिपरेशंस होती हैं, वो डायरेक्टली आपके ब्लड में जाती हैं, इसीलिए उनका स्टेराइल होना, एसेप्टिक इन्वायरमेंट में बनना बहुत ज़रूरी होता है। ठीक है। तो जो पेरेंट्रल ड्रग मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस होती है, ठीक है, इसमें जो ड्रग प्रोडक्ट मैन्युफैक्चरिंग होती है, जो सारी स्टेजेस होती हैं, बहुत ज़्यादा स्टेजेस होती हैं। ठीक है, बहुत सारी स्टेप्स से मिलके जो आपका फाइनल प्रोडक्ट है वो रेडी होता है। तो ये स्टेप्स क्या हैं? ये स्टेप्स हैं कंपाउंडिंग, मिक्सिंग, फिल्ट्रेशन, फिलिंग, टर्मिनल स्टेरिलाइजेशन, लायोफिलाइजेशन, क्लोजिंग, सीलिंग, सॉर्टिंग, इंस्पेक्शन, लेबलिंग एंड फाइनल पैकेजिंग फॉर द डिस्ट्रीब्यूशन। ये सारी स्टेप्स क्या होती हैं, कौन से वर्ड का क्या मीनिंग होता है, ये सब हम आगे अभी डिटेल में देखेंगे। यहाँ पे हम क्या पता करना चाह रहे हैं कि कितनी स्टेप्स से मिलके ये पेरेंटल प्रिपरेशंस बनती हैं। तो ये उन स्टेप्स का नाम है जिनसे मिलके आपकी पेरेंटल प्रिपरेशन, या आप कहें तो स्टेराइल प्रिपरेशन बनके रेडी होती है। तो नंबर ऑफ स्टेप्स आर देयर टू मेक स्टेराइल प्रिपरेशंस। अब ये शुरू कहाँ से होती है? तो जो मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस है वो शुरू होती है आपके रॉ मटेरियल इकट्ठा करने से। ठीक है, द मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस इनिशिएट्स विद द प्रोक्योरमेंट ऑफ अप्रूव्ड रॉ मटेरियल। अब रॉ मटेरियल भी कौन से? जो अप्रूव्ड हैं। किससे अप्रूव्ड हैं? आपकी जो रेगुलेटरी अथॉरिटीज हैं उससे। तो रॉ मटेरियल मतलब जैसे कच्चा सामान, जैसे हम खाना बनाते हैं, तो खाना बनाने से पहले कोई बड़ा आपका प्रोग्राम है, ठीक है, आपको कोई बड़ा फंक्शन है, आपको उसमें खाना बनाना है, तो आप क्या करते हो? पहले मेन्यू डिसाइड कर लेते हो। मेन्यू डिसाइड करने के बाद आप क्या करते हो? आपको क्या क्या चीज़ें बनानी है उन सबका सामान ले आते हो। ठीक है, उसके बाद ही तो फाइनल सब्जी चावल बन के तैयार होता है। तो वो जो सामान आप इकट्ठा कर रहे हो खाना बनवाने से पहले, वो होता है आपका रॉ मटेरियल, यानी कि आपका कच्चा सामान, आपका स्टार्टिंग मटेरियल। ठीक है। तो ऐसे ही जो पेरेंटल प्रिपरेशंस होती हैं, उसको जब आप इनिशिएट करते हो, स्टार्ट करते हो, तो सबसे पहले आप जो आपका अप्रूव्ड रॉ मटेरियल है उसको इकट्ठा करते हो, उसको खरीदते हो। तो ये आपका अप्रूव्ड रॉ मटेरियल में क्या आता है? आपकी ड्रग होती है, आपके एक्सीपियंट्स होते हैं, क्या क्या व्हीकल आपको अपने प्रिपरेशन में यूज करने हैं वो होते हैं। ठीक है, जब आप रॉ मटेरियल इकट्ठा कर लेते हो तो उसके बाद नेक्स्ट आप इकट्ठा करते हो आपका प्राइमरी पैकेजिंग मटेरियल। मतलब आपकी जो प्रिपरेशन फाइनल बन के रेडी हो जाएगी, आप उसको कौन से कंटेनर में फिल करने वाले हो, उस पर कौन सा क्लोजर लगाने वाले हो, ये सारे प्राइमरी पैकेजिंग मटेरियल आपको इकट्ठे करने होते हैं। इसके बाद जो फाइनल स्टेप रहता है मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस का, वो रहता है कि आपका जो प्रोडक्ट है, जो स्टेराइल प्रोडक्ट है, आप उसकी सीलिंग कर दो डिस्पेंस्ड पैकेज में। मतलब जिस पैकेज में आप उसको पैक करना चाहते हो, उस पैकेज में पैक करके उसकी सीलिंग करना। ठीक है, तो ये सारी स्टेप से बनता है आपका फार्मास्यूटिकल पेरेंटल प्रिपरेशन। शुरू कहाँ से होता है? शुरू होता है आपके रॉ मटेरियल इकट्ठे करने से। रॉ मटेरियल में आती है आपकी ड्रग्स, एक्सीपियंट्स, व्हीकल्स। रॉ मटेरियल इकट्ठा करने के बाद आप प्रिपरेशन करते हो प्राइमरी पैकेजिंग मटेरियल की। प्राइमरी पैकेजिंग मटेरियल मतलब ऐसा मटेरियल जो कि आपके प्रिपरेशन से डायरेक्ट कांटेक्ट में होगा, जिसमें आप अपनी प्रिपरेशन डायरेक्टली फिल करोगे, जैसे एम्प्यूल्स हो गई, वायल्स हो गई, जिसमें इंजेक्टेबल सॉल्यूशंस आते हैं। उसके बाद फाइनल स्टेप क्या रहेगा कि आपने जो प्रिपरेशन बनाई है उसकी सीलिंग करना। ठीक है, आप उसको सील करोगे तभी आप उसको स्टोर कर पाओगे, तभी उसमें किसी भी तरह की माइक्रो ऑर्गेनिज्म की ग्रोथ नहीं होगी।
एक बेसिक ओवरव्यू देख लेते हैं हम पेरेंटल्स का। आगे बढ़ने से पहले हम सारी स्टेप्स को डिटेल में पढ़ेंगे, लेकिन उसके पहले एक बेसिक ओवरव्यू देख लें कि बड़ी बड़ी इंडस्ट्रीज में कैसे मैन्युफैक्चरिंग होती है पेरेंटल्स की। तो जैसा कि मैंने आपको बताया कि सबसे पहले अगर आप एक फंक्शन को दिमाग में लेके चलो कि अगर आपके यहाँ कोई फंक्शन है, ठीक है, कोई बड़ा सा प्रोग्राम है, तो अब सबसे पहले क्या करते हो, प्लान करते हो कि कौन सी डेट को होगा, कहाँ पे होगा, मेन्यू क्या होगा। ठीक है, तो उसी तरह से क्या रहता है, पेरेंटल्स का रहता है। सबसे पहला स्टेप जो रहता है वो रहता है प्लानिंग एंड शेड्यूलिंग। ठीक है, आप प्लान करते हो कि आपको कौन सा प्रोडक्ट बनाना है, ठीक है, फिर उसके बाद आप शेड्यूल करते हो, मतलब टाइम डिसाइड करते हो, क्योंकि ये जो प्रिपरेशंस होती हैं ये टाइम कंज्यूमिंग प्रोसेसेस होती हैं, कितने कितने घंटे भी लग सकते हैं, कई सारे वर्किंग आवर्स इसमें लगते हैं। तो आप सबसे पहले प्लान करते हो, शेड्यूल करते हो कि आपको कौन सी प्रिपरेशन बनानी है। उसके बाद प्लानिंग और शेड्यूल के बाद आप मटेरियल्स का मैनेजमेंट करते हो। कौन सी मटेरियल्स का मैनेजमेंट करते हो, सबसे पहले आप रॉ मटेरियल्स का अरेंजमेंट करते हो और आपकी ड्रग का अरेंजमेंट करते हो, क्योंकि बिना ड्रग के आपकी प्रिपरेशन नहीं बन पाएगी। उसके बाद आप अरेंजमेंट करते हो आपके पैकेजिंग मटेरियल का, यानी कि प्राइमरी पैकेजिंग मटेरियल, सेकेंडरी, टर्शियरी, तीनों, जिसमें कि आपको अपने प्रोडक्ट को पैक करना है। जब ये मटेरियल मैनेजमेंट हो जाता है उसके बाद आप देखते हो आपके पास प्रिपरेशन बनाने के लिए सारे इक्विपमेंट्स अवेलेबल हैं कि नहीं, सारी फैसिलिटीज अवेलेबल हैं कि नहीं। ठीक है, उसके बाद आप अपना डॉक्यूमेंटेशन वर्क स्टार्ट करते हो और आप देखते हो कि आपके पास रिक्वायर्ड पर्सनल, मतलब रिक्वायर्ड स्टाफ है कि नहीं। आपकी उस पूरे प्रोडक्ट को बनाने के लिए, पूरे प्रोसेस को कैरी आउट करने के लिए एक सिंगल पर्सन नहीं कर सकता, स्टाफ की ज़रूरत होती है। तो आपके पास वो सफिशिएंट स्टाफ है कि नहीं। जब आप ये सारी चीज़ें अरेंज कर लेते हो, सारी चीज़ें देख लेते हो, उसके बाद आप मैन्युफैक्चरिंग रिक्वायरमेंट्स देखते हो कि प्रोडक्ट बनाना स्टार्ट करने से पहले हमें किस किस चीज़ की ज़रूरत है। उसके बाद आप मैन्युफैक्चरिंग स्टार्ट करते हो। जो मैन्युफैक्चरिंग होती है वो बल्क लेवल पे होती है, बड़े लेवल पे होती है, पेरेंटल्स की छोटे अमाउंट में नहीं होती है। बनने के बाद उन सारी प्रिपरेशंस का स्टेरिलाइजेशन किया जाता है। अब वो किसी भी मेथड से, वो हम आगे देखेंगे। उन प्रिपरेशन जो आपने स्टेराइल कर ली उसको कंटेनर्स में फिल किया जाता है। तो ये जो फिलिंग होती है एसेप्टिक होती है, मतलब किसी भी तरह का माइक्रो ऑर्गेनिज्म नहीं होना चाहिए। उसके बाद जो पैक्ड कंटेनर्स होते हैं उनकी क्वालिटी कंट्रोल टेस्टिंग होती है, यानी कि उनका इवैल्यूएशन किया जाता है कि जैसा आप उनको बनाना चाह रहे थे वैसे बने कि नहीं, उनमें कुछ चेंजेस तो नहीं है। ठीक है, क्वालिटी कंट्रोल टेस्टिंग में विजुअल इंस्पेक्शन से उनको देखा जाता है, ठीक है, कि कैसे उनकी चेक, उसमें कोई ग्रिटी पार्टिकल या अनवांटेड पार्टिकल तो नहीं है। फाइनली आपके बने हुए पैक्ड प्रोडक्ट्स की जाती है फिनिशिंग। ठीक है, उसके बाद उसकी की जाती है लेबलिंग, उस पर प्रॉपर लेबल लगाए जाते हैं, उसको पैक किया जाता है, ठीक है, और उसको वेयर हाउस में रख दिया जाता है, यानी कि जो आपके होते हैं बड़े बड़े गोडाउन्स। ठीक है, मार्केट में आने से पहले आपकी जो भी प्रिपरेशंस रहती हैं, चाहे वो पेरेंट्रल हो चाहे कोई और हो, वेयर हाउस में ही रहती हैं। तो ये एक पूरा बेसिक ओवरव्यू है पेरेंटल प्रिपरेशंस का, स्टेराइल प्रिपरेशंस का, कि कैसे स्टेराइल प्रिपरेशंस बनती हैं, पेरेंटल्स कैसे बनते हैं। अब हमें इन सारी स्टेप्स को डिटेल में देखने वाले हैं। तो जो मैन्युफैक्चरिंग होती है पेरेंटल्स की वो इन स्टेप्स की होती है। सबसे पहला स्टेप होता है क्लीनिंग एंड वॉशिंग ऑफ कंटेनर्स एंड क्लोजर्स। कंटेनर्स एंड क्लोजर्स क्या हैं, आपके पैकेजिंग मटेरियल है। हम स्टार्टिंग से ही देख रहे हैं कि सबसे पहले आपको क्या इकट्ठा करना है, आपको रॉ मटेरियल इकट्ठा करना है और पैकेजिंग मटेरियल इकट्ठा करना है। तो ये जो पैकेजिंग मटेरियल आपने इकट्ठा किया है, सबसे पहले इसकी की जाती है क्लीनिंग, और नेक्स्ट कंटेनर्स और क्लोजर्स की क्लीनिंग और वॉशिंग के बाद जो हमें सॉल्यूशन बनाना है, जो भी हमें पेरेंटल प्रिपरेशन बनानी है, जो भी हमें स्टेराइल प्रिपरेशन बनानी है, उसकी हम प्रिपरेशन करते हैं। ठीक है, बनी हुई प्रिपरेशंस का स्टेरिलाइजेशन किया जाता है, उसके बाद उसको फिल किया जाता है सूटेबल कंटेनर में। उन सूटेबल कंटेनर्स की टेस्टिंग के बाद उसको सील कर दिया जाता है। ठीक है, और उसके बाद किए जाते हैं उनके इवैल्यूएशन पैरामीटर्स, यानी कि क्वालिटी कंट्रोल टेस्ट। ठीक है, जब ये पेरेंटल्स का पूरा इवैल्यूएशन हो जाता है, वो क्वालिटी कंट्रोल अप्रूव्ड हो जाते हैं, उसके बाद उनकी की जाती है पैकेजिंग और उन पे लगाए जाते हैं लेबल्स। तो स्टार्ट करते हैं नंबर 1 स्टेप से। पहली स्टेप है हमारी क्लीनिंग ऑफ कंटेनर्स एंड क्लोजर्स। जो भी कंटेनर्स और क्लोजर्स हम पैकेजिंग के लिए यूज़ करें उनकी हमें क्लीनिंग करनी है। तो जितने भी कंटेनर्स हैं, क्लोजर्स हैं, इक्विपमेंट्स हैं, उनको हमें क्लीन करना पड़ता है विथ डिटर्जेंट। डिटर्जेंट मतलब आप समझते हो ना, सर्फ जो हम यूज़ करते हैं बर्तन साफ करने के लिए या कुछ और साफ करने के लिए। तो जितने भी कंटेनर्स हैं, क्लोजर्स हैं, इक्विपमेंट्स हैं, उनको क्लीन किया जाता है डिटर्जेंट से।
और वॉशिंग की जाती है टैप वाटर से। टैप वाटर मतलब जो नल में पानी आता है ना, सादा पानी, उससे वॉश किया जाता है। नल के पानी से धोने के बाद उनको डिस्टिल वाटर से धोया जाता है। डिस्टिल वाटर से धोने के बाद उनको फिर धोया जाता है WFI यानी कि वाटर फॉर इंजेक्शन से। ये क्या होता है, ये मैं आपको पिछली क्लास में पढ़ा चुकी हूँ। तो जितने भी कंटेनर्स हैं, क्लोजर्स हैं, इक्विपमेंट्स हैं, उनको क्लीन किया जाता है डिटर्जेंट से, फिर उनको धोया जाता है टैप वाटर से। टैप वाटर से धोने के बाद उनको धोया जाता है डिस्टिल वाटर से। डिस्टिल वाटर से धोने के बाद उनको धोया जाता है वाटर फॉर इंजेक्शन से। ये किसकी बात हो रही थी, कंटेनर्स और क्लोजर्स की बात हो रही थी। अगर क्लोजर्स में आप रबर क्लोजर्स को यूज कर रहे हो, ठीक है, आपकी जो एम्प्यूल्स होती हैं वो तो सील्ड होती है। वायल्स में क्या होता है, अपने इंजेक्टेबल सॉल्यूशंस देखे होंगे, इस तरह की वायल्स रहती हैं, ठीक है, उसके ऊपर क्या रहता है, रबर का क्लोजर लगा हुआ था। तो ये जो रबर का क्लोजर है, इसको भी क्लीन होना बहुत जरूरी है, इसकी भी स्टेरिलाइजेशन किया जाता है। तो अगर आपके क्लोजर जो है रबर के हैं, तो इसको हम कौन से सॉल्यूशन से वॉश करते हैं, हम वॉश करते हैं 0.5% सोडियम पायरोफॉस्फेट का सॉल्यूशन लेते हैं, ठीक है। कौन सा सॉल्यूशन, हॉट सॉल्यूशन। 0.5% मतलब आपको परसेंट सॉल्यूशन बनाने आता होगा। 0.5% मतलब 500 mg ऑफ सोडियम पायरोफॉस्फेट इन 100 ml ऑफ वाटर, ठीक है। 0.5% सॉल्यूशन जो है सोडियम पायरोफॉस्फेट का बनाया जाता है। उस सॉल्यूशन को हीट किया जाता है। उस हीटेड सॉल्यूशन में आपके रबर क्लोजर्स को वॉश किया जाता है। इसमें वॉश करने के बाद ये जो क्लोजर्स हैं, इस सॉल्यूशन से बाहर निकाल के उनको वाटर से वॉश किया जाता है। वाटर से वॉश करने के बाद उसको फिल्टर वाटर से वॉश किया जाता है, ठीक है। फिल्टर्ड वाटर कौन सा, वाटर फॉर इंजेक्शन, ठीक है। जैसे ऊपर आपने कंटेनर्स क्लोजर्स वॉश किए वैसे ही, लेकिन आपको इसको डिटर्जेंट से वॉश ना करके आपको 0.5% सोडियम पायरोफॉस्फेट सॉल्यूशन से वॉश करना है, ठीक है। फिर उसको वाटर से वॉश करना है। वाटर से वॉश करने के बाद आप उसको वाटर फॉर इंजेक्शन से वॉश करना है। अगर हम स्मॉल स्केल लेवल की बात करें तो वॉशिंग को हम मैनुअली कर सकते हैं, लेकिन अगर हम लार्ज स्केल बड़ी बड़ी इंडस्ट्रीज की बात करें तो ऑटोमेटिक वॉशिंग मशीन यूज की जाती हैं इन कंटेनर्स, क्लोजर्स और इक्विपमेंट्स को वॉश करने के लिए, ठीक है। स्मॉल स्केल पे, लैब स्केल पे तो आप खुद कर सकते हो, मैनुअली हाथ से कर सकते हो, डिटर्जेंट से कर सकते हो, लेकिन लार्ज स्केल पे ऑटोमेटिक मशीन्स की जरूरत होती है। तो क्लीनिंग एंड वॉशिंग के बाद जो नेक्स्ट स्टेप आती है वो आती है आपके सॉल्यूशन की प्रिपरेशन। इट मीन्स जो आपको पेरेंटल प्रिपरेशन बनानी है, जो स्टेराइल फॉर्मुलेशन बनानी है, उसकी प्रिपरेशन स्टार्ट की जाती है, ठीक है। तो ये जो प्रिपरेशन की जाती है ये ऐसे ही नहीं की जाती है। पेरेंटल प्रिपरेशन के लिए एक अलग से प्रिपरेशन रूम होता है, ठीक है। एक एसेप्टिक एरिया होता है अलग से, क्योंकि पेरेंटल प्रिपरेशन को हमेशा एसेप्टिक कंडीशंस में ही बनाया जाता है। तो जो भी इंग्रेडिएंट्स हैं जिसको क्या फॉर्मुलेशन में यूज करने वाले हो पेरेंटल प्रिपरेशंस की, उसको वे कर लिया जाता है, ठीक है। और उसको वे करने के बाद सारे इंग्रेडिएंट्स को कलेक्ट कर लिया जाता है, कहाँ पे, प्रिपरेशन रूम में, ठीक है। जो भी प्रिपरेशन होगी पेरेंटल प्रिपरेशंस की, उसके लिए अलग से प्रिपरेशन रूम होता है। तो जो भी इंग्रेडिएंट्स हैं फॉर्मुलेशंस के, उसको वे कर लिया जाता है और कलेक्ट कर लिया जाता है प्रिपरेशन रूम में। तो जो भी रॉ मटेरियल्स हैं, ठीक है, जो कि हमें पेरेंटल प्रोडक्ट की प्रिपरेशन के लिए चाहिए, वो एकदम प्योर होने चाहिए, जरा सी भी उसमें इम्प्योरिटी नहीं होनी चाहिए। उसके बाद हम लेते हैं वाटर फॉर इंजेक्शन, यानी कि आपका WFI, ठीक है। वाटर फॉर इंजेक्शन जो आप यूज करोगे प्रिपरेशन को बनाने के लिए, उस वो पायरोजन फ्री होने चाहिए, उसमें पायरोजन्स नहीं होने चाहिए, कोई भी माइक्रो ऑर्गेनिज्म नहीं होना चाहिए। जो भी आप पेरेंटल प्रोडक्ट बना रहे हो उसमें पायरोजन क्या होते हैं, ऐसे माइक्रो ऑर्गेनिज्म होते हैं जो आपको फीवर कॉज कराते हैं। अगर आपकी प्रिपरेशन में ही पायरोजन होंगे तो जब आप उसको पेशेंट की बॉडी में इंजेक्ट करोगे तो पेशेंट को बुखार आ जाएगा, ठीक है। तो जो वाटर फॉर इंजेक्शन आप यूज करोगे पेरेंटल प्रिपरेशन के लिए, वो पायरोजन फ्री होनी चाहिए, माइक्रो ऑर्गेनिज्म फ्री होनी चाहिए, ठीक है। तो जो भी पेरेंटल प्रोडक्ट्स हैं उसमें ना तो पायरोजन होना चाहिए ना ही माइक्रो ऑर्गेनिजम्स। जो भी पेरेंटल प्रिपरेशन आप बनाओगे वो अंडर स्ट्रिक्ट एसेप्टिक कंडीशन में ही बनाओगे। पूरा एसेप्सिस इन्वायरमेंट होना चाहिए, किसी भी तरह की माइक्रोब्स की ग्रोथ नहीं होनी चाहिए। तो जो भी इंग्रेडिएंट्स आप यूज करोगे उसको वे कर लोगे अलग अलग, हर एक इंग्रेडिएंट को सेपरेटली वे करोगे। सेपरेटली वे करने के बाद आप उसको डिसॉल्व कर लोगे सूटेबल व्हीकल में, ठीक है। अब डिपेंड करता है आपने कौन सा मेथड ऑफ प्रिपरेशन फॉलो किया है, उसी के अकॉर्डिंग सीक्वेंस से आप उनको एक दूसरे में डिसॉल्व करोगे। लेकिन जो भी आप वेइंग करोगे वो सेपरेटली करोगे सारे इंग्रेडिएंट्स की, फिर आप उसको व्हीकल में डिसॉल्व कर लोगे, जो भी आपका मेथड ऑफ प्रिपरेशन है उसके हिसाब से। उसके बाद जो पेरेंटल सॉल्यूशन आपका बनेगा, जो पेरेंटल प्रिपरेशन आपकी
बनेगी आप उसको क्या करोगे, बैक्टीरिया प्रूफ फिल्टर से पास कराओगे। सपोज ये प्रिपरेशन आपकी रेडी हो गई, ठीक है। अब आप क्या करोगे, इसको बैक्टीरिया प्रूफ फिल्टर, फिल्टर क्या करता है, ठीक है। छन्नी का एग्जांपल लो, छन्नी क्या करती है, अगर आप कोई चीज छानते हो तो कचरा कचरा ऊपर रह जाता है और प्योर मटेरियल नीचे आ जाता है। ऐसे ये जो प्रिपरेशन आपने बनाई, इसको जब बैक्टीरिया प्रूफ फिल्टर से पास करोगे, कौन सा बैक्टीरिया प्रूफ फिल्टर, जैसे कि एग्जांपल यहाँ पे दिया है, फिल्टर कैंडल हो गया, सीज फिल्टर हो गया, मेम्ब्रेन फिल्टर हो गया, सेंटर्ड ग्लास फिल्टर हो गया, ठीक है। इनमें से कोई सा भी बैक्टीरिया प्रूफ फिल्टर आप चूज करोगे, आपकी बनी हुई प्रिपरेशन को उसमें से पास करोगे, तो आपका जो सॉल्यूशन है वो क्लैरिफाई हो जाएगा। मतलब उसमें जो भी इम्प्यूरिटीज थी वो हट जाएंगी, जो भी फॉरेन पार्टिकल्स थे वो हट जाएंगे और आपका जो सॉल्यूशन है एकदम क्रिस्टल क्लियर साफ हो जाएगा, ठीक है। इस पॉइंट से बहुत सारे क्वेश्चंस बनते हैं, ये पॉइंट ध्यान से पढ़ना है। जैसे कि कौन सा फिल्टर यूज किया जाता है, तो बैक्टीरिया प्रूफ फिल्टर यूज किया जाता है। बैक्टीरिया प्रूफ फिल्टर के एग्जांपल क्या है, तो ये एग्जांपल लिखे हुए हैं, फिल्टर कैंडल होता है, सीज फिल्टर होता है, मेम्ब्रेन फिल्टर होता है, सिंटर्ड ग्लास फिल्टर होता है। तो ये कुछ नाम है बैक्टीरिया प्रूफ फिल्टर के। फिल्ट्रेशन करने के बाद आपको सॉल्यूशन कैसा मिलता है, आपको क्रिस्टल क्लियर सॉल्यूशन मिलता है, एकदम पारदर्शी क्लियर, क्योंकि उसमें किसी भी फॉरेन पार्टिकल की ग्रोथ नहीं होती है। आपने खुद भी एम्प्यूल वायल देखे होंगे, उसमें जो इंजेक्शन फिल होता है बिल्कुल पानी की तरह, क्रिस्टल की तरह साफ होता है, उसमें किसी भी इंजेक्टेबल में कभी कोई इम्प्यूरिटी नहीं होती है, ठीक है। फिल्ट्रेशन के बाद अगर जो आपकी पेरेंटल प्रिपरेशन है, ठीक है, जो आपकी पेरेंटल प्रिपरेशन है, अब आप उसको स्टेरिलाइज करना चाहते हो, ठीक है, तो ये जो बैक्टीरिया प्रूफ फिल्टर से, ये फिल्ट्रेशन के साथ साथ उसका स्टेरिलाइजेशन का भी काम करते हैं, ठीक है। तो ये जो बैक्टीरिया प्रूफ फिल्टर्स आप यूज करते हो, इसको भी आप स्ट्रिक्ट एसेप्टिक कंडीशंस में ही यूज करते हो, ताकि किसी भी तरह का कंटेमिनेशन ना हो, ठीक है। आपका जो सॉल्यूशन आएगा फिल्टर होने के बाद, जो क्रिस्टल क्लियर सॉल्यूशन आएगा, उसमें किसी तरह की माइक्रोब्स की ग्रोथ ना हो, इसीलिए आप पूरी जो भी प्रिपरेशन करते हो एसेप्टिक इन्वायरमेंट में करते हो, और उसको फाइनल कंटेनर में भरने से पहले ही ये सारी स्टेप्स की जाती हैं, ठीक है। और पूरी की पूरी स्टेप्स एसेप्टिक इन्वायरमेंट में ही की जाती हैं, जहाँ पे माइक्रोब्स की बिल्कुल ग्रोथ नहीं हो। नेक्स्ट स्टेप आता है आपका स्टेरिलाइजेशन, ठीक है। जैसे ही पेरेंटल प्रिपरेशंस आपकी कंप्लीट होती हैं, उसको इमीडिएटली स्टेरिलाइज कर दिया जाता है उसके फाइनल कंटेनर में सील करने के बाद, ठीक है। जैसे ही आपकी प्रिपरेशन बनी एसेप्टिक इन्वायरमेंट में, अब उसमें और कोई माइक्रोब्स की ग्रोथ ना हो, किसी भी तरह का कंटेमिनेशन ना हो, उसको फाइनल कंटेनर में फिल करने के बाद उसकी सीलिंग कर ली जाती है, उसको तुरंत के तुरंत स्टेरिलाइज कर दिया जाता है। अब ये जो स्टेरिलाइजेशन का मेथड होता है, ठीक है, किसी भी मेथड से आप स्टेरिलाइजेशन कर सकते हो, जो कि डिपेंड करता है आपके मेडिकामेंट के नेचर पे। मेडिकामेंट क्या हो गया, आपका एपीआई यानी कि आपका ड्रग। अब ड्रग का नेचर क्या हो गया, आपकी ड्रग जो है थर्मोस्टेबल भी हो सकती है और थर्मोलेबाइल भी हो सकती है। अब ये थर्मोस्टेबल और थर्मोलेबाइल क्या होता है, थर्मोस्टेबल मतलब ऐसे कंपाउंड जिसको कि आप एक्सट्रीम हीट दे दो, बहुत ज़्यादा टेम्परेचर दे दो, फिर भी वो स्टेबल रहते हैं, ठीक है, उनको कहा जाता है थर्मोस्टेबल। थर्मोलेबाइल क्या होते हैं, ऐसे कंपाउंड जिसको अगर आप हीट करने की कोशिश करोगे, ज़्यादा टेम्परेचर दोगे तो वो डिग्रेड हो जाएंगे, तो उनको कहा जाता है थर्मोलेबाइल। तो आपके ड्रग का नेचर कैसा है, वो हीट सहन कर सकता है कि नहीं, ज़्यादा टेम्परेचर सहन कर सकता है कि नहीं, उसी के बेसिस पे होता है उसका स्टेरिलाइजेशन का मेथड। क्यों, क्योंकि स्टेरिलाइजेशन में हीट दी जाती है, तो आपके मेडिकामेंट का नेचर कैसा है उसके हिसाब से उसका स्टेरिलाइजेशन मेथड डिसाइड किया जाता है, ठीक है, कि आपके पेरेंटल प्रिपरेशन में कौन सी मेडिकामेंट, कौन सा ड्रग प्रेजेंट है। अगर आपका मेडिकामेंट थर्मोस्टेबल है, ठीक है, मतलब वो एक्सट्रीम टेम्परेचर को बियर कर सकता है, तो जो भी आपका पेरेंटल प्रोडक्ट है उसको आप स्टेरिलाइज करोगे या तो ऑटोक्लेविंग से, ठीक है, या फिर आप उसको करोगे हॉट एयर ओवन से। अगर आप ऑटोक्लेव से इसको स्टेरिलाइज करोगे तो आप टेम्परेचर रखोगे 115 से लेके 117 116 के बीच में 30 मिनट तक के लिए, ठीक है, या फिर आप उसको 121 डिग्री सेंटीग्रेड तक हीट करोगे 20 मिनट के लिए, ठीक है। अगर आप टेम्परेचर कम रख रहे हो, सपोज 115 से 116 तक टेम्परेचर रख रहे हो, तो आप उसको 30 मिनट तक के लिए हीट करोगे। लेकिन अगर आप टेम्परेचर बढ़ा दे रहे हो, 121 डिग्री सेल्सियस कर रहे हो, तो आप टाइम कम कर दोगे, 20 मिनट कर दोगे। किसकी बात कर रहे हैं हम, ऑटोक्लेव की बात कर रहे हैं। आप लोगों ने स्टेरिलाइजेशन पढ़ा होगा तो उसमें ऑटोक्लेव पढ़ा होगा, ठीक है। वहीं अगर आप हॉट एयर अवन में इसका स्टेरिलाइजेशन करते हो, तो हॉट एयर अवन में हम टेम्परेचर
करते हैं 160 डिग्री सेंटीग्रेड और इसको हम स्टेरलाइज करते हैं 2 घंटे के लिए। ठीक है, जितनी भी थर्मोलेबाइल प्रिपरेशंस होती हैं उसको हम फिल्ट्रेशन मेथड से ही स्टेरलाइज करते हैं। फिल्ट्रेशन मेथड में भी हम क्या यूज करते हैं, बैक्टीरिया प्रूफ फिल्टर्स। ठीक है, अगर आपकी जो प्रिपरेशन है वो थर्मोस्टेबल है तो आप उसको ऑटोक्लेव से स्टेरलाइज कर सकते हो, हॉट एयर ओवन से स्टेरलाइज कर सकते हो। लेकिन आपकी प्रिपरेशन जो है वो थर्मोलेबाइल है, हीट से डिग्रेड हो सकती है, तो आप बैक्टीरिया प्रूफ फिल्टर्स के थ्रू उसको फिल्टर करते हो। स्टेरिलाइजेशन के बाद आपकी जो प्रिपरेशन बन गई, जो आपका प्रोडक्ट बन गया, उसकी आप करते हो फिलिंग और सीलिंग। जो सूटेबल कंटेनर है, जो फाइनल कंटेनर है, आप उसमें अपना फिल्टर्ड प्रोडक्ट फिल करते हो। अब कंटेनर क्या हो गया, जैसे कि एम्प्यूल्स हो गई, वाइल्स हो गई। ठीक है, जो लार्ज वॉल्यूम पेरेंटर्स आते हैं वो ट्रांसफ्यूजन बॉटल्स हो गई। ठीक है, ये सारे जो एम्प्यूल्स वाइल्स कंटेनर्स हैं इसको आप पहले ही क्लीन कर चुके हो, ड्राई कर चुके हो। हमारा पहला स्टेप यही था, क्लीनिंग एंड वॉशिंग ऑफ पैकेजिंग मटेरियल। तो जो भी एम्प्यूल्स वाइल्स ट्रांसफ्यूजन बॉटल्स हैं जो कि पहले से क्लीन और ड्राई हैं, उसमें आप अपना फिल्टर्ड प्रोडक्ट को फिल कर देते हो। ठीक है, अब जो एम्प्यूल्स हैं, एम्प्यूल्स क्या होती हैं, सिंगल डोज होती हैं। तो एम्प्यूल्स को हम यूज करते हैं जब हमें सिंगल डोज प्रिपरेशन फिल करनी हो। वहीं वाइल्स को हम यूज करते हैं अगर हमें मल्टी डोजेस फिल करने तो। जो ट्रांसफ्यूजन बॉटल्स हैं उनको हम यूज करते हैं ट्रांसफ्यूजन फ्लूइड्स फिल करने के लिए। 2 स्केल पे होती है, स्मॉल स्केल पे भी हो सकती है, लार्ज स्केल पे भी होती है। अगर हम स्मॉल स्केल की बात करें तो फिलिंग को हम मैनुअली करते हैं हाइपोडर्मिक सिरिंजेस को यूज करके, हाइपोडर्मिक निडल्स को यूज करके। लेकिन अगर लार्ज स्केल की बात करें तो ऑटोमेटिक फिलिंग मशीन्स को हम यूज करते हैं फाइनल कंटेनर्स में अपने सॉल्यूशन को भरने के लिए। ठीक है, स्टेराइल प्रिपरेशंस में आपके स्टेराइल पाउडर्स भी आते हैं। तो ये जो स्टेराइल पाउडर्स हैं इसको हम कंटेनर्स में फिल करते हैं इंडिविजुअली वे करके। ठीक है, अब ये जो इंडिविजुअली वे करने के बाद हम इसको ऑटोमेटिक या सेमी ऑटोमेटिक डिवाइस यूज करके भी फिल कर सकते हैं। ये जो फिलिंग ऑपरेशन है ये भी पूरा एसेप्टिक कंडीशंस में ही किया जाता है। पेरेंटल प्रिपरेशंस स्टार्टिंग से लेके एंड तक पूरी एसेप्टिक प्रिकॉशंस, एसेप्टिक कंडीशंस में ही बनाई जाती हैं। ठीक है, ये जो एम्प्यूल्स हैं इनको सील्ड किया जाता है। अगर हम स्मॉल स्केल की बात करें तो इसको हम कैसे सील करते हैं कि एम्प्यूली उसका नेक रोटेट किया। ठीक है, नेक रोटेट करने के बाद हम उसको बुनसेन बर्नर यानी फायर में ले गए, तो जैसे ही फायर में जाके हम उसको रोटेट करेंगे तो वो सील हो जाती है। किसकी बात कर रहे हैं हम, मैनुअली की। ठीक है, मैनुअली स्मॉल स्केल पे हम एम्प्यूल्स को कैसे सील करते हैं, उसके नेक को रोटेट कर लेते हैं। मतलब जो एम्प्यूल है उसको बुनसेन बर्नर की फ्लेम में ले जाते हैं और उसको रोटेट कर लेते हैं तो वो सील हो जाती है। आप लोग कांच को देखो, कांच को एज्यूम करो कि कांच को आप आग में ऐसे लगाओगे और ऐसे उसको खींचोगे तो वो सील्ड हो जाता है। ठीक है, हम किसकी बात करें, स्मॉल स्केल की। लेकिन अगर हम लार्ज स्केल की बात करें तो एम्प्यूल्स के लिए एम्प्यूल सीलिंग मशीन्स आती हैं जिसमें एम्प्यूल की जो टिप है उसको फ्यूज कर दिया जाता है और वो सील हो जाती है। ठीक है, जो वायल्स होती हैं आपकी और जो आपकी ट्रांसफ्यूजन बॉटल्स होती हैं उसकी सीलिंग कैसे की जाती है, रबर क्लोजर्स के साथ। ठीक है, आपने ऐसी वायल्स देखी होंगी मार्केट में, इंजेक्टेबल सॉल्यूशंस आते हैं, उसके ऊपर रबर की क्लोजिंग की जाती है, उस रबर क्लोजिंग से उसकी सीलिंग की जाती है। ये जो रबर क्लोजर्स हैं उसको पूरे कंटेनर के ऊपर लगा दिया जाता है, उसके ऊपर उसकी क्रिम्पिंग की जाती है। क्रिम्पिंग मतलब इन रबर सील्स के ऊपर आपने देखा होगा कि एल्यूमिनियम की एक कैप रहती है जिसपे ऐसे ऐसे लाइनिंग्स भी रहती हैं, उसको कहा जाता है क्रिम्पिंग। तो ये जो क्रिम्पिंग की जाती है एल्यूमिनियम कैप्स के द्वारा, ये क्रिम्पिंग मैनुअली भी की जाती है या मैकेनिकल यानी कि मशीन्स की हेल्प से भी की जाती है। ठीक है, तो ये जो फिलिंग करते हैं हम स्मॉल वॉल्यूम लार्ज वॉल्यूम पेरेंटर्स की, मैनुअली भी की जाती है और ऑटोमेटिक या सेमी ऑटोमेटिक मशीन से भी की जाती है। फिलिंग एंड सीलिंग के बाद आपके आते हैं इवैल्यूएशन पैरामीटर्स कि आपने जो पेरेंटल प्रिपरेशंस बनाई हैं उनका आपको क्या करना है, इवैल्यूएशन करना है। तो जो आपका फाइनल प्रोडक्ट बन के रेडी हुआ है, ठीक है, उसकी क्वालिटी कंट्रोल चेक करना, उसका इवैल्यूएशन करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो ये कुछ इवैल्यूएशन पैरामीटर्स हैं जो कि पेरेंटल्स के लिए की जाते हैं, जैसे कि पहला है स्टेरिलिटी टेस्ट, दूसरा हम करते हैं क्लैरिटी टेस्ट, तीसरा लीकेज टेस्ट और चौथा किया जाता है पायरोजन टेस्ट। पेरेंटल्स का स्टेराइल होना बहुत ज़रूरी है, इसके लिए इसके एवेल्यूएशन पैरामीटर्स को भी बहुत ध्यान से कैरी आउट किया जाता है। तो पहला स्टेरिलिटी टेस्ट से हम स्टार्ट करते हैं। स्टेरिलिटी टेस्ट मतलब ऐसा टेस्ट जिसमें आपकी प्रोडक्ट की स्टेरिलिटी देखी जाती है।
देखा जाता है कि उसमें किसी तरह का माइक्रो ऑर्गेनिज्म तो नहीं है, ठीक है, कोई माइक्रोब की ग्रोथ तो नहीं है। तो स्टेरिलिटी टेस्ट एक ऐसा मेथड है जिसको कि कैरी आउट किया जाता है ताकि देखा जाए कि आपका जो प्रोडक्ट है वो पूरा माइक्रोब्स फ्री है, मतलब आपकी प्रोडक्ट में कोई भी माइक्रोब प्रेजेंट नहीं है, सारे माइक्रोब जो है एब्सेंट हैं आपकी प्रिपरेशंस में से। इसी के लिए किया जाता है स्टेरिलिटी टेस्ट। तो स्टेरिलिटी टेस्ट दो तरह से किया जाता है, एक होता है डायरेक्ट ट्रांसफर मेथड, दूसरा होता है मेम्ब्रेन फिल्ट्रेशन मेथड। ठीक है, दोनों में क्या डिफरेंस है देखते हैं। पहला है डायरेक्ट ट्रांसफर मेथड। डायरेक्ट ट्रांसफर मेथड में क्या है, अब आप जो इवेल्युएशन पैरामीटर्स करते हो वो किसके करते हो, जो प्रोडक्ट पैक हो चुके हैं। ठीक है, आप प्रोडक्ट पैक हो चुके हैं, आप उन प्रोडक्ट्स को ओपन करके उसकी इवेल्युएशन पैरामीटर्स करोगे। तो आप क्या करोगे, जो सैंपल कंटेनर्स है उनको ओपन करोगे, ठीक है, उसके अंदर जितना भी अमाउंट प्रेजेंट है सैंपल का उसको विदड्रॉ कर लोगे। सपोज आपके पास एक एम्प्यूल है, हम एम्प्यूल का एग्जांपल लेके चलते हैं। एक एम्प्यूल ली हमने, उसके अंदर जितना भी कंटेंट था वो हमने बाहर निकाल दिया, ठीक है, उसमें से हमने हाफ सैंपल ले लिया एक टेस्ट ट्यूब में। उस टेस्ट ट्यूब में क्या है, उस टेस्ट ट्यूब में हमारा फ्लूइड थायोग्लाइकोलेट मीडियम है, जिसको कि हम शॉर्ट में FTM लिखते हैं। आपके पास एक टेस्ट ट्यूब है, ठीक है, उस टेस्ट ट्यूब में आपके पास क्या है, फ्लूइड थायोग्लाइकोलेट मीडियम। इसमें आपने अपना हाफ सैंपल डाल दिया, ठीक है, एक पूरे एम्प्यूल से जितना पूरा सैंपल निकला उसका हाफ आपने इसमें डाल दिया। दूसरा आधा हाफ सैंपल आपने दूसरी टेस्ट ट्यूब में डाला जिसमें सोयाबीन केजीन डाइजेस्ट मीडियम था, ठीक है, ये एक दूसरी टेस्ट ट्यूब ले ली आपने। इसमें क्या है आपका सोयाबीन केजीन डाइजेस्ट मीडियम, जिसको कि हम SCM लिखते हैं। इसमें आपने बचा हुआ आधा सैंपल डाल दिया। अब आपने इन दोनों टेस्ट ट्यूब को क्या कर दिया, इंक्यूबेट कर दिया। इंक्यूबेट कर दिया मतलब ग्रोथ होने के लिए रख दिया। ग्रोथ किसकी, माइक्रो ऑर्गेनिज्म की। आपने इसको इंक्यूबेट कर दिया, ठीक है, आपने इसको प्रॉपर ह्यूमिडिटी दी, टेम्परेचर दी, टाइम दिया, ठीक है, और कुछ समय के बाद आपने देखा कि आपका जो मीडिया है, ये जो दोनों मीडिया है, फ्लूइड थायोग्लाइकोलेट मीडिया और सोयाबीन केजिन डाइजेस्ट मीडिया, इन दोनों में बैक्टीरिया की ग्रोथ हुई है कि नहीं। अगर बैक्टीरिया की ग्रोथ हुई है तो आपकी जो प्रिपरेशन है वो नॉन स्टेराइल है, इट मीन्स वो स्टेराइल नहीं है, वो मार्केट में नहीं जा सकती, ठीक है। लेकिन हम एक ही टेस्ट से कंफर्म नहीं कर सकते, तो हमें कंफर्मेशन टेस्ट करना पड़ता है। कंफर्मेशन के लिए हम एक या दो टेस्ट दोबारा करते हैं, टोटल हम 3 बार टेस्ट करते हैं। अगर तीनों टाइम जो है टेस्ट फेल हो जाता है तो हम कहते हैं कि आपका जो मटेरियल है वो नॉन स्टेराइल है, वो मार्केट में नहीं जा सकता, ठीक है। तो इस तरह से पेरेंटल प्रोडक्ट्स की स्टेरिलिटी चेक की जाती है। अगर ज़रा सी भी माइक्रोब्स की ग्रोथ पाई गई, बैक्टीरिया की ग्रोथ पाई गई, तो आपका प्रोडक्ट नॉन स्टेराइल होता है, और अगर नहीं पाई जाती तो हम उसे स्टेराइल कहते हैं। स्टेरिलिटी टेस्ट के बाद नेक्स्ट आता है आपका मेम्ब्रेन फिल्ट्रेशन मेथड। मेम्ब्रेन फिल्ट्रेशन मेथड में क्या होता है, मेम्ब्रेन फिल्ट्रेशन मेथड भी एक पार्ट है स्टेरिलिटी टेस्ट का। ये मेथड हम यूज़ करते हैं जब हमारी प्रिपरेशन जो है वो ऑयल प्रिपरेशन हो या ऑयली प्रिपरेशन हो। ज़रूरी नहीं है हमारा जो इंजेक्शन है, जो इंजेक्टेबल है, जो पेरेंटल प्रिपरेशन है हमेशा एक्वस हो, नहीं, वो ऑयल प्रिपरेशंस भी हो सकते हैं, ऑयली भी हो सकती हैं, अल्कोहलिक प्रिपरेशंस भी हो सकती हैं, ऐसी प्रिपरेशंस भी हो सकती हैं जो कि एक्वस मीडिया में सॉल्यूबल हो, डिजोल्व हो, या फिर ऑयली सॉल्वेंट्स में भी सॉल्यूबल हो, ठीक है। तो मेम्ब्रेन फिल्ट्रेशन मेथड को हम इन 3 कंडीशंस के लिए मेनली यूज करते हैं। तो क्या क्या स्टेप्स होती हैं मेम्ब्रेन फिल्ट्रेशन टेस्ट में। सबसे पहले जो भी फिल्टर आप यूज कर रहे हो, जो भी फिल्टर आप यूज कर रहे हो उसको प्रॉपर उसकी एक असेंबली बना लो, और वो फिल्टर पहले स्टेरिलाइज होना चाहिए यूज करने से पहले। क्यों, क्योंकि आपका प्रिपरेशन कंप्लीटली स्टेरिलाइज होना चाहिए। तो उसके लिए जो आप फिल्टर यूज कर रहे हो उसकी एक प्रॉपर असेंबली बना लो, उसको स्टेराइल कर लो, उसके बाद आप यूज करो। अब आपका जो कंटेंट है, इट मीन जो आपका सैंपल है, आप उसको फिल्टर असेंबली में ट्रांसफर करोगे। फिल्टर असेंबली कुछ इस तरह से होती है, इसके ऊपर एक मेम्ब्रेन फिल्टर लगा होता है। मेम्ब्रेन फिल्टर एक पेपर का, मेनली हमारे मेम्ब्रेन फिल्टर ही काम का है, ठीक है। ये जो असेंबली है इसके ऊपर ये जो मेम्ब्रेन फिल्टर पेपर लगा हुआ है ये हमारे काम का है। तो जो भी हमारा कंटेंट है, जो भी हमारा सैंपल है, हम वो ट्रांसफर करते हैं फिल्टर असेंबली में। और ये जो पूरा प्रोसीजर होता है ये स्ट्रिक्ट एसेप्टिक कंडीशंस में होता है। एसेप्टिक मतलब जिसमें माइक्रो ऑर्गेनिज्म के चांसेस ना हो। तो जितने भी कंटेंट है उसको हम, जो भी हमारा सैंपल है उसको हम एक फिल्टर असेंबली इस मेम्ब्रेन के थ्रू पास कराते हैं।
ये जो मेम्ब्रेन है फिर हम इसको एसेप्टिकली रिमूव कर लेते हैं, मतलब ये जो आपकी मेम्ब्रेन है जिसके थ्रू आपने अपना सैंपल सॉल्यूशन पास कराया है, उस मेम्ब्रेन को आप फिर ले लेते हो। इस मेम्ब्रेन पे आपका सॉल्यूशन आ गया, इस ये मेम्ब्रेन आप ले लेते हो। फिर आप इस मेम्ब्रेन को दो पार्ट्स में कट कर लेते हो। जब आप ये मेम्ब्रेन को दो पार्ट में कट कर लेते हो तो ये आपको दो पार्ट्स मिल जाते हैं। एक पार्ट आप डाल देते हो फ्लूइड थायोग्लाइकोलेट मीडिया में, दूसरा पार्ट आप डाल देते हो सोयाबीन केजीन डाइजेस्ट मीडिया में। जैसे अभी हमने पिछले मेथड में देखा, स्टेरिलिटी टेस्टिंग में एम्प्यूल्स था, उसका हमने हाफ कंटेंट लिया, उसको हमने फ्लूइड थायोग्लाइकोलेट मीडियम में रखा, दूसरा हाफ कंटेंट हमने सोयाबीन केजीन मीडियम में रखा। ऐसे ही हमने यहाँ पे क्या किया, एक मेम्ब्रेन फिल्टर के थ्रू अपना सैंपल सॉल्यूशन पास किया। उस मेम्ब्रेन फिल्टर को हमने दो पार्ट में काट दिया। एक पार्ट जो है मेम्ब्रेन फिल्टर का उसको हमने रखा फ्लूइड थायोग्लाइकोलेट मीडियम में, दूसरे पार्ट को हमने रखा सोयाबीन केजीन डाइजेस्ट मीडियम में। ठीक है, यही यहाँ पे लिखा है कि मेम्ब्रेन को कट कर लिया, एक हाफ को हमने रखा फ्लूइड थायोग्लाइकोलेट मीडियम में, दूसरा हाफ जो है उसको हमने रखा सोयाबीन केजीन डाइजेस्ट मीडिया में। ठीक है, उसके बाद हम निकालेंगे रिजल्ट्स। ठीक है, रिजल्ट्स क्या है कि अगर कोई भी ग्रोथ नहीं दिखती है आपको, आप क्या करोगे, उन मीडियम्स को प्रॉपर ग्रो इन्वायरमेंट प्रोवाइड करोगे, ह्यूमिडिटी टेम्परेचर सब कुछ। कुछ दिन के बाद आप देखोगे, एक पर्टिकुलर टाइम पीरियड के बाद अगर आपको कोई भी ग्रोथ नहीं दिखती है माइक्रोब्स की, तो ऐसा इंटरप्रेट किया जाएगा, ऐसा रिजल्ट निकलेगा कि आपका जो प्रोडक्ट है बिल्कुल स्टेराइल है, वो स्टेरिलिटी टेस्ट को पास करता है। लेकिन अगर किसी भी तरह की माइक्रोब्स की ग्रोथ पाई जाती है तो आपका प्रोडक्ट जो है वो स्टेरिलिटी टेस्ट पास नहीं कर पाएगा और वो स्टेराइल नहीं माना जाएगा। और अगर ऐसा होता है कि आपके प्रोडक्ट्स में माइक्रोब की ग्रोथ आती है और वो ऐसा शो करता है कि वो स्टेराइल नहीं है, तो दो बार और टेस्ट रिपीट किया जाता है, कुल 3 बार टेस्ट किया जाता है। तीनों बार अगर यही रिजल्ट आता है कि आपका प्रोडक्ट जो है वो स्टेराइल नहीं है, तो उसको आप डिस्कार्ड कर देते हो, वो नॉन स्टेराइल प्रिपरेशन मानी जाती है। दैट्स ऑल फॉर टुडे, थैंक यू सो मच।